नमस्कार दोस्तों। जब से रुपया 90 पार किया पूरे देश में एक ही सवाल घूम रहा है, ये कैसे हुआ, किसकी जिम्मेदारी और अब भारत में क्या होगा। क्योंकि 90 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल बैरियर था। लोग सोच रहे थे मोदी सरकार है, सब कंट्रोल में रख लेगी, मेक इन इंडिया चमकेगा, एक्सपोर्ट उड़ेगा। लेकिन हकीकत उल्टी निकली। और आज की वीडियो में हम सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करेंगे जिसने रुपया को 90 तक धकेल दिया। चलिए शुरुआत करते हैं एक फ्लैशबैक से। 2013 में रविशंकर प्रसाद जी ने मनमोहन सिंह सरकार को टारगेट करते हुए कहा था कि जब यूपीए की सरकार आई थी तो डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत राहुल गांधी की उम्र के बराबर थी। आज वो सोनिया गांधी जी की उम्र के बराबर पहुंच रही है और मुझे इस बात की बहुत आशंका है कि जल्दी ही वो मनमोहन सिंह की उम्र के बराबर पहुंचेगी। तो सवाल सिंपल है, अब किसकी आबरू जा रही है और किसकी उम्र टच कर रहा है रुपया। लेकिन चलिए राजनीति नहीं, डेटा की भाषा में बात करते हैं। एशिया में इस साल सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी कौन सी? इंडियन रुपीज। जी हाँ, 2025 में रुपया 5% से ज़्यादा गिर चुका है और 3 दिसंबर को उसने 90 रुपये प्रति डॉलर की दीवार तोड़ दी। नॉर्मल डिप्रेशन नहीं है, ये फ्री फॉल मोड है। सवाल सबसे बड़ा, आखिर ये हुआ कैसे? तो आसान भाषा में समझिए, जैसे मार्केट में प्याज शॉर्टेज या कमी हो जाए तो प्याज 20 से 50 रुपये हो जाता है। ठीक वैसे ही भारत के फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कमी हो गई और डॉलर की कीमत बढ़कर 90 तक पहुंच गई। अब सवाल, आखिर शॉर्टेज कैसे हुई? इसके प्रमुख 3-4 कारण हैं दोस्तों। पहला, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत से आने वाली चीज़ों पर 50% टैरिफ लगा दिया। हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए, उनसे बेच के जो डॉलर हम कमा रहे थे अब कम कमा रहे। दूसरा ये, पिछले 1 साल में आप देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों का भाव लाख रुपये के ऊपर चला गया। तो जितना ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे उतनी ज़्यादा हम पेमेंट कर रहे थे और शॉर्टेज बढ़ती गई। और तीसरा, भारत से एफपीआई वाले यानी विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल कर बाहर चले गए। इतना सारा पैसा एक साथ निकाले गए, इससे भी मार्केट में डॉलर की भारी कमी आ गई। साथ ही साथ इस बार हमारे रिमिटेंस भी गिर गए। साथ ही इस बार देखा गया है एफडीआई का रिपैट्रिएशन भी कम गया है, यानी फॉरेन कंपनी प्रॉफिट कमाकर भारत से बाहर ले जा रही है। तो यह सब कलेक्टिव इम्पैक्ट से डॉलर की शॉर्टेज हो रही है, डॉलर महंगे हो रहे हैं। यही करते करते 3 दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 90 पहुंच गया। अब क्वेश्चन आता है, सरकार क्या कर सकती है? आइए इसे भी समझते हैं। मान लीजिए यह जो बॉक्स है ये भारत का फॉरेक्स मार्केट है। यहीं पर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर एफडीआई वाले रोज रुपये और डॉलर खरीदते बेचते रहते हैं। और मान लीजिए भाव अभी $1 कीमत 84 रुपया है। अब किसी कारणवश यहाँ पर डॉलर की शॉर्टेज हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे बाजार में कभी प्याज की कमी हो जाता है तो उसका दाम 20 से 50 रुपया हो जाता है, वैसे ही डॉलर की सप्लाई कम हुई तो $1 का रेट 84 से सीधे 90 रुपया हो जाता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, सप्लाई डाउन प्राइस अप। आप एक दूसरा बॉक्स सोचिए, यह बॉक्स है भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी आरबीआई की तिजोरी। अगर सरकार चाहे तो प्याज की शॉर्टेज पर मार्केट में ज़्यादा प्याज सप्लाई करते तो वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, यानी 50 का प्याज वापस 20 पर आ जाता है। ठीक उसी तरह अगर आरबीआई चाहे तो अपनी तिजोरी से बाजार में डॉलर सप्लाई करना चालू करे तो फिर डॉलर सस्ता हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी तो 90 का डॉलर 84 हो जाएगा। लेकिन आरबीआई और प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं कर रही है। आरबीआई का कहना है भाई ये सब मैं करूँगा तो मेरी तिजोरी खाली हो जाएगी, तो फिर जब असल में इमरजेंसी होगी, युद्ध हो सकता है, कोरोना आ सकता है, उस टाइम आरबीआई की तिजोरी पूरी खाली होगी। इसी कारण आरबीआई का कहना है भाई बाजार को अपना काम करने दो, 84 का 95 होने दो। मैं कोई फॉरेक्स रिजर्व के डॉलर रोज उठाकर को स्टेबल करने के लिए नहीं चढ़ाऊंगा, गिरना है तो गिरने दो, बस धीरे धीरे गिरने दो। दैट इज कॉल्ड क्रॉल लाइक अरेंजमेंट, यानी कि गिरने दो लेकिन कंट्रोल में, हिसाब से, ताकि मार्केट में अफरा तफरी ना मचे। सरकार का दावा है रुपया कमजोर होगा तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझना जरूरी है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल दो देशों के बीच नहीं होता। भारत के व्यापारिक साझेदार केवल अमेरिका नहीं है। हम यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, अरब देशों, आसियान कंट्री सभी के साथ व्यापार करते हैं। तो किसी भी करेंसी का असली परफॉर्मेंस तभी समझ में आता है जब उसे कई करेंसियों के समूह के मुकाबले देखा जाए। यही आता है पहला इंडिकेटर नीर, यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह एक बास्केट के रूप में काम करता है जिसमें भारत जिन जिन देशों से व्यापार करता है उन सभी के करेंसी के मुकाबले रुपया औसत रुपये से कैसा परफॉर्म कर रहा है इसका नंबर देता है। लेकिन नीर में एक कमी है, वह महंगाई का अंतर यानी इन्फ्लेशन डिफरेंशियल नहीं दिखाता है। क्योंकि मान लीजिए भारत में महंगाई 6% है और जापान में 1%, तो दोनों की मुद्रा की तुलना उसी हिसाब से एडजस्ट की जानी चाहिए। इसीलिए हम एक दूसरा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रीर, यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह नीर को महंगाई के अंतर से एडजस्ट कर देता है और देखता है कि भारत की मुद्रा वास्तविक अर्थों में मजबूत हुई या कमजोर। अब सरकार पिछले 1-2 साल से नीर और रील का हवाला देकर कह रही थी, देखिए रुपया गिर जरूर रहा है लेकिन भारत के एक्सपोर्टर को इससे फायदा हो रहा है। परंतु हाल के महीनों में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने दोनों ने अपने अपने विश्लेषण में बताया है इन इंडिकेटर्स को ध्यान से देखने पर भारत की स्थिति उतनी लाभदायक नहीं दिखती। कई प्रतिस्पर्धी देश विशेषकर चीन ने जानबूझ के अपनी करेंसी कमजोर रखकर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट कर दी, लेकिन भारत में रुपया कमजोर हुआ और एक्सपोर्ट में उतना बूम नहीं आया। सरल भाषा में समझिए, रुपया तो गिरा लेकिन फायदा नहीं हुआ। और अब अगर मैं एक कॉमन सिटीजन की बात करूं, हम सबकी बात करूं, ज़्यादातर लोग एक्सपोर्टर नहीं हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम इम्पोर्टर्स इनडायरेक्टली हैं। और इसलिए जब रुपया गिरता है हमारे हाथ में रखा पैसा ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू खो देता है। इसका सीधा असर कई चीज़ों पे पड़ता है, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने हैं, लैपटॉप लेने हैं, मोबाइल्स लेने हैं, कल को आपको बाहर घूमने जाना है, फॉरेन ट्रैवल करनी है, कुछ और सर्विसेज परचेज करने हैं, तो इन सब की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और हिस्टोरिकली देखा गया है जब जब इंडियन रुपीज तेजी से गिरता है तो कुछ समय बाद फ्यूल प्राइस भी अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया अपना ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है। आम आदमी पर डबल इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ी बात, पिछले 30-40 सालों में इंडियन रुपीज हर साल औसतन 3.5% से लेकर 5% तक डिप्रिशिएट हुआ है। इन्फ्लेशन भी औसत 3 से 4% तक रहा है। इसका मतलब आपकी सेविंग दो तरफ खाती जा रही है, एक तरफ इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ रुपी डिप्रिसिएशन। इसलिए मिडिल क्लास के लिए पैसा सेव करना और उसको ग्रो करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ना, यह बहुत ज़्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जो डिप्रिसिएशन पहले साल भर में होता था अब सिर्फ 5 महीनों में हो गया है। यानी रुपीज 25 से 90 तक का सफ़र इतना तेज, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। दोस्तों, जब रुपया गिरता है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ मिडिल क्लास की जेब सुनती है, क्योंकि सच बहुत सीधा है, डॉलर नहीं महंगा होता बल्कि मिडिल क्लास हर साल थोड़ा और सस्ता हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।